वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंडीशनल सेंटेंस। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस समझने से पहले आप ये समझ लीजिए, कंडीशनल सेंटेंस की जो हिंदी होती है वो शर्त प्रकट करने वाले होती है। शर्त प्रकट करने वाले वाक्य। तो आप इससे समझते हैं शर्त क्या होती है। शर्त ये होती है कि जैसे यदि आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं भी आपकी सहायता करूँगा, ये आपकी शर्त हुई। शर्त इसमें क्या है कि यदि आप मेरी सहायता करेंगे, ये होगी आपकी शर्त, तभी मैं आपकी सहायता करूंगा, ये हो गया परिणाम। यानी कि शर्त प्रकट करने वाले वाक्यों की अंग्रेजी हम कैसे बनाते हैं, इस टॉपिक में आज हम सीखेंगे कंडीशनल सेंटेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंडीशनल सेंटेंस की जो रचना होती है। कंडीशनल सेंटेंस की जो संरचना होती है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से होती है। किससे होती है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर हिंदी की बात करें, मिश्रित होती है। मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके थे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके दो या दो से अधिक सेंटेंस होते हैं। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि जुड़ा होता है। ठीक है, तो आज हम समझते हैं कंडीशनल सेंटेंस की अंग्रेजी हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आप कंडीशनल समझ गए हैं। कंडीशनल का मतलब होता है कि शर्त प्रकट करने वाले वाक्य, जिसमें आपकी शर्त दी जाएगी। जिन वाक्यों में आपकी शर्त दी जाएगी, पीछे तक आवाज आ रही है? ठीक, शर्त आपकी दी जाएगी। शर्त में यदि आपका यदि शब्द लगा मिल जाए तो यदि की अंग्रेजी आप लगाएंगे इफ। ठीक है, शर्त प्रकट करने वाले वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय यदि वाक्य में यदि शब्द लगा होता है तो उसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो आप इफ लगाएंगे। यदि तो शब्द लगा मिल जाए आपको, तो शब्द लगा है, इसके स्थान पर आप क्या लगाएंगे? कॉमा का प्रयोग करेंगे। तो की अंग्रेजी का आप प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसके रूल्स आप समझ लीजिएगा। रूल नंबर फर्स्ट हेडिंग डालिए। रूल नंबर फर्स्ट। आवाज आ रही है उधर से? यस सर। तो इसमें आपको लिखना है, यदि वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस के किसी भी रूप में हो। नोट कीजिए, यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस के किसी भी रूप में हो तो आप उसी टेंस में आप अंग्रेजी बनाएंगे। यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस के किसी भी रूप में, किसी रूप में मतलब चाहे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो या प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो या फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट में हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में हो, तो अंग्रेजी उसी के अनुसार बनेगी। ठीक है, तो पहला एग्जांपल आप लेते हैं यहाँ पे। यदि पहला रूल है आपका, यदि टेंस आपका प्रेजेंट टेंस के किसी भी रूप में हो तो अंग्रेजी उसी टेंस में बनेगी। ठीक है, तो आइए हम पहला एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, आपको सभी रूल मेंशन करने हैं, नोट करते चलना आपको। ठीक है, तो की अंग्रेजी आप तो की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, बल्कि तो की अंग्रेजी के लिए आप क्या करेंगे? अल्पविराम कॉमा का प्रयोग करेंगे। तो पहला सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे। यदि तुमने पत्र नहीं लिखा है, यदि तुमने पत्र नहीं लिखा है तो अब लिख लीजिए। अब लिख लो। सेंटेंस आप समझिए। फर्स्ट रूल में हमने आपको क्या लिखाया था? यदि टेंस प्रेजेंट टेंस के किसी भी रूप में हो। ये देखिए प्रेजेंट टेंस में है। यदि तुमने पत्र नहीं लिखा है, अब सेंटेंस को आइडेंटिफाई आपको करना है कि आपका टेंस किस टेंस में है, यानी कि प्रेजेंट के किस भाग में। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में या प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो हो नहीं सकता। प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है ता ती ते अंत में लगाओ, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये सेंटेंस आपका हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो हमने आपको इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए आपको पहले ही बताया था, यदि आपको यदि शब्द मिल जाएगा तो आप इफ का प्रयोग करेंगे। इफ लगा दिया। तुमने पत्र नहीं लिखा है, ये कंडीशन है। यदि तुमने पत्र नहीं लिखा है तो अब लिख लो। ठीक है, शर्त प्रकट कर रहा है। तो इफ यू हैव नॉट रिटन द लेटर, यदि तुमने पत्र नहीं लिखा है, हमने आपको बताया था यदि के लिए आप इफ का प्रयोग करेंगे, तो के लिए आप क्या करेंगे? अल्पविराम कॉमा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपको तो के लिए कॉमा लगा देना है। तो अब लिख लो, राइट
इट नाउ। ये देखिए इसकी अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गया आपका। यदि तुमने पत्र नहीं लिखा है, यानी कि वाक्य आपका था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल आप हेडिंग डालिए, रूल नंबर नेक्स्ट, अगला रूल हेडिंग डालिए, इसमें आप नोट कीजिएगा। यदि वाक्य फ्यूचर टेंस में है, यदि वाक्य फ्यूचर टेंस में है, वाक्य के दो खंड होते हैं। देखिए इसमें पहला खंड, ठीक है, उसके बाद दूसरा खंड। यदि फ्यूचर टेंस में आपके दोनों खंड फ्यूचर टेंस में होंगे तो शर्त प्रकट करने वाला, इतना लिख लिया, तो शर्त प्रकट करने वाले वाक्य की अंग्रेजी जो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। और जिस वाक्य में आपका परिणाम यानी कि रिजल्ट प्रकट होगा उसकी अंग्रेजी फ्यूचर आप इंडेफिनिट में बनाएंगे। एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिएगा। यदि शर्त प्रकट करने वाले वाक्य दोनों भाग आपके फ्यूचर टेंस में होंगे, दोनों भाग किस में होंगे? फ्यूचर टेंस में होंगे, तो प्रथम भाग की अंग्रेजी जो शर्त प्रकट करेगा उसकी अंग्रेजी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और जो परिणाम प्रकट करेगा उसकी अंग्रेजी आप किस में बनाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो एग्जाम्पल लेते हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल, दूसरा सेंटेंस, यदि तुम मेरी सहायता करोगे। यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं भी तुम्हारी सहायता रूल के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि दोनों भाग आपके फ्यूचर टेंस में है। यदि तुम मेरी सहायता करोगे फ्यूचर में, फ्यूचर की पहचान गा गी गे, दोनों भाग आपकी फ्यूचर टेंस में है, तो मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। तो कंडीशन आपकी इसमें शर्त प्रकट, शर्त ये हो रही है, शर्त आपकी ये है यदि तुम मेरी सहायता करोगे, यानी यदि आप मेरी सहायता करोगे, ये आपकी शर्त है। मैं भी अब तुम्हारी सहायता करूंगा, तो परिणाम क्या निकलेगा कि मैं भी आपकी सहायता करूंगा। तो शर्त प्रकट करने वाले वाक्य की अंग्रेजी हम किस में बताते थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यदि के लिए आप क्या करेंगे? इफ लगा देंगे। इफ यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हेल्प मी, इफ यू हेल्प मी, तुम मेरी सहायता करोगे। ठीक है, तो के लिए आप क्या लगाएंगे? कॉमा लगा देंगे। तो मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा, यानी कि ये परिणाम प्रकट कर रहा है, रिजल्ट दिखा रहा है। रिजल्ट के लिए आप किसको करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट में बदलेंगे, तो जाएगा आई शैल। अगर बी के लिए क्या लगाएंगे? ऑल्सो, मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा, आई शैल ऑल्सो हेल्प यू। देखिए कंडीशनल सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना इतना आसान है, बट आपको अंडरस्टैंड ये करना पड़ेगा कि किस भाग में आपका शर्त प्रकट हो रही है, किस भाग में आपका रिजल्ट प्रकट हो रहा है। तो प्रथम भाग में आपका क्या हो रहा है? शर्त प्रकट हो रही है, और सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है? आपकी परिणाम प्रकट हो रहा है। तो आपको रूल के अकॉर्डिंग बताया गया था कि शर्त प्रकट करने वाले वाक्य को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेंगे। रूल के अकॉर्डिंग आपने बदल लिया, बहुवचनकर्ता के साथ ऐसे यस नहीं लिखते, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल गया। तो के लिए आपने कॉमा लगा दिया। मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा, रिजल्ट प्रकट कर रहा है, इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा, आई शैल आल्सो हेल्प यू। समझ में आ गया? ठीक है, रूल नंबर नेक्स्ट डालिए, अगला रूल लिखिए आप, रूल नंबर थर्ड। देखिए इसमें यदि वाक्य आपका काल्पनिक है, काल्पनिक मतलब कल्पना की जाती है, जिसमें जिसमें क्या होता है? कल्पना की जाती है। मान लीजिए मैं कल्पना कर रहा हूँ, यदि आप मेरे पास आते तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ये मैं कल्पना कर रहा हूँ। यदि वाक्य आपके क्या होंगे? काल्पनिक होंगे, यानी कि इमेजिनरी होंगे, यानी कि दोनों खंडों में, यहाँ पे इसकी पहचान ही लिया, दोनों खंडों में, यानी कि प्रत्येक कंडीशनल सेंटेंस के दो खंड होते हैं। दोनों खंडों में क्या होगा? ता ते तो शब्द आपको मिलेगा। दोनों खंडों में ता ते तो शब्द मिलेगा। तो प्रथम खंड, यानी कि जो आपका प्रथम खंड होगा उसको आप क्या करेंगे? हैड प्लस बी3 का प्रयोग करेंगे, हैड प्लस बी3 का प्रयोग करेंगे, यानी कि यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं फर्स्ट खंड में आप क्या करेंगे? हैड प्लस बी3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
इसमें आपकी कल्पना की जाएगी, मतलब काल्पनिक होंगे। दूसरा खंड आपका बनेगा, इसमें आपका वुड हैव प्लस B3 का प्रयोग किया, आप मेंशन कीजिएगा। हो गया नोट। फिर से एक बार नोट कर लीजिएगा कि यदि शर्त प्रकट करने वाला वाक्य, यदि शर्त प्रकट करने वाला वाक्य दोनों खंडों में आपके ता ते तो शब्द आपको मिलेगा और कल्पना की जाएगी, इमेज वाक्य आपका क्या होगा, इमेजिनरी होगा, तो प्रथम खंड की अंग्रेजी बनाएंगे तो उसमें आपका हैड प्लस B3 का प्रयोग होगा, और सेकंड खंड की जब आप अंग्रेजी बनाएंगे तो उसमें आपका वुड हैव प्लस B3 का प्रयोग होगा। तो एग्जाम्पल बोले, ठीक है, नोट कीजिए आप। थर्ड एग्जाम्पल, यदि वह यहाँ आता, यदि वह यहाँ आता तो मैं उसकी मदद करता। ये देखिए काल्पनिक सेंटेंस है, यानी कि हमने आपको बताया था कि दोनों खंड में ता, पहले खंड में आपका ता शब्द आया, दूसरे खंड में आपका तो शब्द आया। इमेजिनरी है, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक है। यदि वह यहाँ आता, मैं कल्पना कर रहा हूँ, यदि वह यहाँ आता, यानी कि मान लीजिए मैं कल्पना कर रहा हूँ कि यदि आप मेरे पास आते, मैं कल्पना ही तो कर रहा हूँ, मैं कल्पना कर रहा हूँ कि मेरे पास गाड़ी होती, ये तो कल्पना ही है। कल्पना मतलब सपना भी कह सकते हैं, मतलब हम कल्पना कर रहे हैं, सोचते हैं। हमने क्या सोचा, यदि वह यहाँ आता, कल्पना की, तो मैं उसकी मदद करता। हमने कल्पना की यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता। तो प्रथम खंड को आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया हैड प्लस B3 का प्रयोग करेंगे, और यदि शब्द के लिए आप इफ़ लगाते हैं, इफ़ ही कर्ता लगाएंगे, हैड कम, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस B3 हेयर, कॉमा लगा देंगे तो के लिए, ठीक है। इफ़ ही हैड कम हियर, यदि वह यहाँ आता, ठीक है। नेक्स्ट खंड पे आप आएंगे तो मैं उसकी मदद करता। नेक्स्ट खंड के लिए आप क्या करेंगे, वुड हैव का प्रयोग करके, तो आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के। सिंपल सा आपको समझना है, जिसमें कल्पना की जाएगी तो उसका प्रथम खंड में ता तो ते, अगले खंड में भी ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रथम खंड को आप अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या करेंगे, यदि शब्द के लिए आप इफ लगाते हैं और उसके बाद आप क्या करेंगे, हैड प्लस B3 का आप प्रयोग करेंगे, हैड प्लस B3 का आप प्रयोग करेंगे, जहाँ पे कल्पना की जाएगी। उसका से अगले खंड की जब अंग्रेजी बनाएंगे तो यहाँ पे वुड हैव प्लस B3 का प्रयोग होगा। इस प्रकार से यदि वह यहाँ आता, मैंने कल्पना की है तो मैं उसकी मदद करता, मैंने कल्पना की है यदि वह यहाँ आता तो मैं उसकी मदद करता, तो ये कल्पना ही तो है, ठीक है। तो इफ़ ही हैड कम हियर, यदि वह यहाँ आता तो आई वुड हैव, यानी कि सेकंड खंड में आपका वुड हैव का प्रयोग होगा और फर्स्ट खंड में हैड प्लस B3 का प्रयोग होगा, इसमें वुड हैव प्लस B3 का प्रयोग होगा। अब समझ में आ रहा है आप लोगों के। देखिए, कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाए, आपको डरना नहीं है। क्यों डरें हम, क्यों डरें हम, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया। अगला रूल आप लिखिए, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 लिखिए, यदि क्या ही अच्छा होता यदि, रूल नंबर 4 में मेंशन कीजिएगा क्या ही अच्छा होता यदि, ठीक है। क्या ही अच्छा होता यदि के लिए वुड दैट का प्रयोग करेंगे। क्या ही अच्छा होता यदि के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, वुड दैट का प्रयोग करेंगे। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय, ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय नोट करें, ठीक है। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय आई ही सी के साथ वर का प्रयोग, आई ही सी के साथ वर का प्रयोग करते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस में होता है, अदरवाइज आई के साथ आप कभी वर नहीं लगाते हैं और ही के साथ और सी के साथ वर नहीं लगाते। ये कंडीशनल सेंटेंस में होता है। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल नंबर 4, क्या ही अच्छा होता, क्या ही अच्छा होता यदि मैं तुम्हारे
साथ होता। क्या ही अच्छा होता यदि मैं तुम्हारे साथ होता। रूल नंबर 4 ये कहता है क्या ही अच्छा होता। यदि के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, वुड दैट का प्रयोग करें। जब तक इसके रूल नहीं पता होंगे आपको तो आप अंग्रेजी में कन्वर्ट इसको नहीं कर सकते। देखिए रट्टा मार आपको पढ़ाई नहीं करनी है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कंडीशनल सेंटेंस में कुछ नहीं है, बट आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए। क्या ये अच्छा होता है यदि की अंग्रेजी आप क्या लगाएंगे, वुड दैट लगाएंगे। वुड दैट, क्या ये अच्छा होता, ठीक है। आप कॉमा लगाएंगे, मैं तुम्हारे साथ होता तो आई के साथ क्या बताया था, वर विद यू। क्या ये अच्छा होता उसकी अंग्रेजी आप क्या बनाएंगे, वुड दैट का प्रयोग करेंगे। मैं तुम्हारे साथ होता है तो आई के साथ आपने वर लगाया, एक कंडीशनल सेंटेंस में ही लगाते हैं, ठीक है। आई वर विथ यू, मैं तुम्हारे साथ होता, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप रूल नंबर 5, इसको रब कर दें, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए एक कहावत है, कहावत नहीं बल्कि सत्यता भी है। सत्यता क्या है कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे होने पर घमंड करने लगे, जो व्यक्ति पढ़े लिखे होने पर घमंड करने लगे तो मतलब समझ जाइए कि शिक्षा जो है उस पर हावी हो गई है, ठीक है। तो घमंड नहीं करना चाहिए। आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हो विदाउट हेजिटेशन के। मेरा मतलब ये है कि बच्चे के पास डर नहीं हुआ। जिस प्रकार से हम अपने टीचर से डरते थे, क्वेश्चन नहीं पूछ पाते थे, हम चाहते थे मेरा बालक मुझसे तुरंत क्वेश्चन पूछे, अपने मित्र से ना पूछ करके हमसे क्वेश्चन पूछे, सर बता दीजिए ना ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। तो इस तरह का हम अपने विद्यालय में माहौल क्रिएट करते हैं। देखिए हमारे लाइव पढ़ाने का, ऑनलाइन पढ़ाने का, कोचिंग में या फिर विद्यालय, जिस विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, सेम सिचुएशन ऐसे ही पढ़ाता हूँ। जैसे मैं अभी यहाँ पे लिखा रहा हूँ उसी प्रकार से लिखा करके पढ़ाता हूँ और एग्जाम्पल भी कराता हूँ। तो इसको रब करें, रूल नंबर 5 नोट कीजिए। नोट कीजिएगा, जब तक के लिए, रूल नंबर 5, जब तक के लिए टिल का प्रयोग करते हैं, जब तक के लिए टिल का प्रयोग करते हैं। जब तक के लिए टिल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, 5वां एग्जाम्पल, जब तक तुम यहाँ पर हो, यहाँ पर हो अपने आप को सुरक्षित समझो। देखिए राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो सकती है पर समझ में प्रॉपर आपको आएगा, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना। देखिए जब तक तुम यहाँ पर हो अपने आप को सुरक्षित समझो, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, टिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस वाक्य को लेंगे, अपने आप को सुरक्षित समझो। ये कंडीशन शर्त प्रकट कर रहा है, जब तक तुम यहाँ पे हो शर्त है, अपने आप को क्या समझो, सुरक्षित समझो। तो इसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, थिंक योर सेल्फ। हमने आपको पहले ही पढ़ाया था, ये आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में आपको पढ़ाया था, ठीक है। थिंक योर सेल्फ सेफ, कॉमा लगाएंगे, ठीक है। थिंक योर सेल्फ सेफ, अपने आप को सुरक्षित समझो, टिल यू आर हेयर। देखिए टिल का प्रयोग हम जब तक के लिए करते हैं और ये पॉजिटिव वर्ड होता है, अपने आप को सुरक्षित समझो। जब तक तुम यहाँ पर हो तो थिंक योर सेल्फ सेफ, अपने आप को सुरक्षित समझो। इस योर सेल्फ को मतलब अपने आप को, ठीक है। टिल यू आर हेयर, जब तक तुम यहाँ पे हो। रूल नंबर नेक्स्ट लिखिए 6, ये कंडीशनल सेंटेंस का अंतिम रूल होगा, परेशान मत होना ब्लैक शर्ट। देखिए कोई डाउट है तो पूछ लेना। नेक्स्ट रूल लिखिए आपका, अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते। अनलेस अपने आप में क्या है, नेगेटिव वर्ड है।
अनलेस अपने आप में क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, अनलेस के साथ आप नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। नोट हो गया? एग्जाम्पल नोट कीजिए। तुम पास नहीं हो सकते, तुम पास नहीं हो सकते, तुम पास नहीं हो सकते जब तक कठिन परिश्रम नहीं करोगे। देखिए कंडीशनल सेंटेंस है या नहीं, अनलेस के साथ आप नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते। अनलेस अपने आप में क्या है, एक नेगेटिव ही वर्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, तुम पास नहीं हो सकते जब तक कठिन परिश्रम नहीं करोगी, ये आपकी कंडीशन है। शर्त क्या है कि जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आप क्या नहीं हो सकते, पास नहीं हो सकते। सही बात है, सच थोड़ा कड़वा होता है। जब तक कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो आप पास नहीं हो सकते, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कि पहले का समय कुछ और था। पहले के समय हमारे गुरुजी ये बताते थे आपको आर्टिकल का प्रयोग करना हो, आप वोवेल्स देखो एन लगा दो, जो कि बिल्कुल भी गलत है। तो अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको समझते हैं। तुम पास नहीं हो सकते जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, आप अनलेस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अनलेस यू कैन नॉट, यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते। अनलेस, अनलेस जब तक कठिन परिश्रम नहीं करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड। अब ये मत समझना सर यू कहाँ से आया, यू आपका साइलेंट वर्ड है, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, ठीक है। तो यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। इसका दूसरा तरीका है, अनलेस को आप सबसे पहले रख दीजिए, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, यू कैन नॉट पास। किसी भी तरीके से आप कंडीशनल सेंटेंस को बना सकते हैं, चाहे तो आप अनलेस को पहले लगा दीजिए या अनलेस को आप इन द मिडिल, यानी कि जैसे आप पहले में रखा था बीच में आप रख सकते हैं, यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। और दूसरा तरीका इसका ये, अनलेस पहले लगाएं, यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते। शर्त है ये, यानी कि शर्त प्रकट करने वाले के 6 रूल थे, 6 के 6 रूल हमने आपको बता दीजिएगा, लेकिन आपको रिवीजन करना पड़ेगा। देखिए कुछ बच्चे कहते हैं सर हमको याद नहीं होता, लेकिन हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आप भूल के दिखाओ। हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि जो बालक हमारे पास कम से कम 6 महीने अगर पढ़ लेगा तो उसकी कंपटीशन किसी स्टूडेंट से नहीं, टीचर से होती है। इस वजह से हमसे बहुत सारे टीचर नाराज़ भी रहते हैं। नाराज़ इसीलिए रहते हैं क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट की नॉलेज देता हूँ। अब कुछ टीचर एक विषय की नॉलेज रहती है वो अपने आप को महान समझने लगते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं अपने विद्यालय की बात करूं, अब नाम ओपन नहीं करेंगे, फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिएगा कि टीचर जो होता है एक रोड की तरह बताया गया, रोड वहीं पे रहता है लेकिन अपने राहगीर को उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। तो समझने में थोड़ा समय लगेगा, आप मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये आपके कंडीशनल सेंटेंस आपको आई होप समझ में आ रहे होंगे। शर्त प्रकट करने वाले बाकी आपको रूल समझने पड़े, 6 रूल हैं, आप इसको बार बार रिपीट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। आप इसको जितना ही रिपीट करेंगे, इंग्लिश में कहावत है मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। तो आप स्टडी कीजिए, कन्फ्यूजन रहेंगे, जब आपके पास कन्फ्यूजन होगी तो आप क्वेश्चन पूछिएगा, यानी कि मेरी क्लास में डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कोई अगर डाउट रह जाता है तो आप क्वेश्चन तुरंत पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन।